दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बच्चों सभी बहुत बढ़िया होंगे आई होप। अभी हम एक और पोएम करेंगे, ये है अ रिवर। ये भी एक है रामानुजन की पोएम है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। वही सेम चीज है राइटर के बारे में जो मैंने अपनी पिछली पोएम आपको पढ़ाई ना अभी, जो कि है अपनी ओबिचुअरी, ठीक है। कि इनका फुल नाम ये था, अधिपति कृष्ण स्वामी रामानुजन। 1929 पैदा हुए, 1993 में डेथ हो गई। पोएट थे, लिंग्विस्ट थे, ट्रांसलेटर थे, प्ले राइट थे। मैसूर सिटी में पैदा हुए थे, ठीक है। इंडियन कल्चर इनकी पोएट्री में स्पेशली नजर आता है। पोस्ट मॉडर्न पोएट हैं। इनकी पोएट्री में एक चीज और है कि ह्यूमन रिलेशंस को वो स्पेशली फोकस में रखते हैं, वो भी इंडिया के कंटेक्स्ट में, कि इंडिया में रिलेशंस को कैसे माना जाता है, ह्यूमन रिलेशंस को किस नजरिए से देखा जाता है, उनके क्या क्या रूप होते हैं, तो वो भी अपनी पोएट्री में साफ साफ दिखाते हैं। इनके इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शंस हैं स्ट्राइडर्स 1966 में, रिलेशन 1971 में, सेक्रेड पोएम्स 1976 में आई थी, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला 76 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला डेथ के बाद में पोस्टमसली 1999 में। और इनकी जो पोएम और रिवर आज हम पढ़ने वाले हैं, ये पहली बार पब्लिश हुई थी द स्ट्राइडर्स में 1966 में। तो ये एक्चुअल में इनका हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। हम सीधे पोएट्री पाते हैं, पोएम पे आते हैं अपने। और रिवर एक नदी, नदी के बारे में ये पोएम है। और तो एक्चुअल में क्योंकि मदुरई में नदी बहती है वाईकाई रिवर, कोई उसे वाईकाई बोलता है, कोई उसको वाईकाई बोलता है, ठीक है। तो इस नदी के ऊपर ये पोएम है, मदुरई शहर के अंदर बहती हुई निकलती है, ठीक है। तो देखो पोएम इस तरीके से है कि इन मदुरई सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोइट्स, कि मदुरई शहर में, जिसको कहा जाता है शहर किसका, मंदिरों का शहर, और साथ में कवियों का शहर भी कहा जाता है। मदुरई को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोइट्स, यानी मंदिर और कवियों का शहर। हु सेंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स एवरी समर, और जो पोइट्स हैं वो अपनी कविताओं में शहरों के बारे में लिखते हैं, मंदिरों के बारे में लिखते हैं, एवरी समर, हर गर्मियों। मतलब ये जो मदुरई शहर है ये मंदिरों और पोइट्स का शहर है, उन पोइट्स का जो कि शहरों के बारे में लिखते हैं, मंदिरों के बारे में लिखते हैं हर समर को, जब अ रिवर ड्राइज टू ए ट्रिकल इन द सैंड, जब ये जो वाईगाई रिवर है वो सूख कर एक ट्रिकल, एक पतली सी धारा में परिवर्तित हो जाती है इन द सैंड, मिट्टी के अंदर। यानी हर समर्स में क्या होता है, ये वाईगाई रिवर बहुत ही पतली सी धारा बन के रह जाती है। मतलब इतना बड़ा बहाव क्षेत्र तो बहुत ही कम क्षेत्र में होकर बह रही है, बहुत पतला सा, मतलब पानी बहुत कम रह जाता है, सूख जाता है पानी, ठीक है। तो उस टाइम पर ये अक्सर, मतलब जो राइटर्स हैं वो सिटीज टेम्पल्स के बारे में लिखते हैं, अपनी कविताओं में मेंशन करते हैं। बेरिंग द सैंड ड्रिफ्ट्स, अब देखो, अब ये सीन बताया जा रहा है कि जब नदी सूख के एक ट्रिकल, एक धारा बदल जाती है तो क्या कैसा नजारा होता है। बेरिंग द सैंड ड्रिफ्ट्स, हमको पीछे नजर आते हैं मिट्टी की एक तरह रिब्स, पसलियां, जो हमारी पसलियां नहीं होती छाती में वैसी। तो सैंड रिब्स यहाँ एक्चुअल में बोल सकते हो आप लोग, सैंड रिब्स बोला गया है जो पत्थर कंकर मिट्टी है ना, वो इस तरह से लगता है कि सब एक्सपोज हो गए हैं, वो सब बाहर, क्योंकि पानी से पहले छुपे होते थे, अब पानी हो गया कम तो सब उजागर हो गए हैं, साफ नजर आ रहा है कि नदी में नीचे क्या क्या है। तो ऐसा लगता है कि नदी में ये आंतड़ियां दिख रही है हमको, समझ गया ना। नदी में क्या दिख रही है? आंतड़ियां दिख रही हैं, रिब्स, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया इमेज बनाई है उन्होंने। स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स, साथ में और क्या नजर आता है हमको? पानी कम होने की वजह से स्ट्रॉ, कचरा नजर आता है, एंड वुमेन्स हेयर, और औरतों के बाल नजर आते हैं। औरतों के बाल क्लॉगिंग द वाटर गेट्स, जो कि वाटर गेट्स को एट द रस्टी बार्स अंडर ब्रिजेस, है ना। यानी कि पुल, नदी के ऊपर एक पुल है और पुल के नीचे पानी निकलने की गेट्स हैं, निकासी है, ठीक है। तो इन गेट्स पर क्या है? औरतों के बाल अटके हुए हैं। तो देखो, स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेयर, कचरा और औरतों की बाल, क्लॉगिंग द वाटर गेट्स, जो इस ब्रिज के नीचे, मतलब पानी का जो रास्ता है, वाटर गेट्स हैं, उसको क्लॉग, जाम किए हुए हैं वो बाल, एट द रस्टी बार्स, यानी कि ये जो पानी के गेट्स होते हैं ब्रिज के नीचे, पानी के निकासी के लिए जो गेट्स बनाए होते हैं, जिन पे क्या है, लोहे के जंग लगे हुए, मतलब सलाखें लगी हुई है इन गेट्स पर, उन रस्टी बार्स पर क्या है कि ये जम गए हैं, क्लॉग हो गए हैं, यानी वुमेन हेयर इन पे आके अटक गए हैं। कहाँ पे? अंडर द ब्रिजेस, यानी कि पुल के नीचे, विद पैचेज ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम। और चीजें क्या उजागर हो रही हैं कि पुल के ऊपर जहां जहां पैचेज ऑफ रिपेयर, जहां जहां सुधार का काम किया, मतलब ठीक करने का काम किया पुल को, वो रिपेयर के पैचेज, वो पैचेज भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अलग ही दिख रहे होंगे। पहले तो पानी में डूबे हुए थे, अब पानी में उजागर हो गए क्योंकि पानी बहुत नीचे चला गया है। तो पैचेज के जो मार्क है ना, जहां जहां ठीक किया पुल को, मरम्मत की होगी, वो मरम्मत किए हुए निशान साफ नजर आ रहे हैं। पैचेज ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम, पूरी जगह पुल पे सब जगह नजर आ रहे हैं। द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, है ना। अभी थोड़ा सा बार रिवाइज कराता हूँ मैं यहाँ से, आपको अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो देखो, एक नदी है, वो एक पतली सी धारा में परिवर्तित हो गई है
और मिट्टी में एक तरीके से सैंड ड्रिप्स नजर आ रहे हैं, मतलब क्योंकि मिट्टी एक्सपोज, रिवर का जो पोर्शन है वो एक्सपोज हो गया, वो साफ साफ नजर आ रहा था, उसमें सब ऐसा नजर आ रहा है जैसे नदी ने अपनी आंतड़ियां दिखा दी हैं। साथ में और क्या चीजें नजर आ रही है हमको, कचरा नजर आ रहा है, औरतों के बाल नजर आ रहे हैं जो कि अटक गए हैं नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज के नीचे। जो वाटर गेट्स होते हैं, उन वाटर गेट्स पे जो लोहे की सलाखें हैं उन पे वो बाल अटक गए हैं। ठीक है, साथ में और क्या नजर आ रहा है, पानी कम होने की वजह से ब्रिज पे जहां जहां पैच वर्क किया गया है, जहां जहां रिपेयर का काम किया गया है, वो रिपेयर का काम सब जगह हमको नजर आ रहा है ब्रिज पर अब। ठीक है, और क्या चीज दिख रही है, द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स। गीले पत्थर तो कैसे नजर आ रहे हैं, सोए हुए मगरमच्छों के समान, वेट चमक रहे हैं मतलब। अब देखो, गीले पत्थरों की तुलना की गई है स्लीपी क्रोकोडाइल से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिमिली, यानी कि गीले पत्थर उसी तरीके से नजर आ रहे हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल की पीठ भी कुछ पत्थरों जैसी होती है दिखने में। ठीक है, तो गीले पत्थर, वेट स्टोन्स, गीले पत्थर ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि कोई सोए हुए मगरमच्छ हों। एंड द ड्राई वंस, और सूखे पत्थर कैसे नजर आ रहे हैं, शेवन वाटर बफेलोज, ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी की जो भैंसे होती है ना, उनके जैसे नजर आ रहे हैं सूखे हुए। द ड्राई वंस शेवन वाटर बफेलो, परंतु यहाँ पर लाइक इस्तेमाल नहीं किया गया, लाइक क्या है, सीधा बोल दिया सूखे हुए तो वाटर बफेलोज हैं। तो ये क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया, ये क्या हो गया, ये मेटाफर है, ये सिमिली नहीं है। जहां पर सीधा का सीधा जो सूखे पत्थर है उनको संज्ञा दे दी कि ये तो क्या है, पानी के भैंसे हैं। ये नहीं बोला कि ये सूखे पत्थर पानी के भैंसे जैसे दिख रहे हैं, सीधा ये बोल दिया ये तो पानी की भैंसे हैं। तो ये मेटाफर हो गया। ठीक है, लाउंजिंग इन द सन, यानी जैसे कि ये सूखे पत्थर ऐसे नजर आ रहे हैं कि ये तो पानी की भैंसे हैं। कंपेयर ही कर रहा है वो करने को, तो कि भैंसे जैसी हैं, परंतु ऐसे कंपेयर कर लिखा नहीं है कि भैंसों के जैसे हैं, सीधा सीधा बोल दिया सूखे पत्थर तो पानी की भैंसे हैं जो कि सूरज में नीचे पड़े हुए हैं खुले में। लाउंजिंग इन द सन मतलब मजे कर रहे हैं, एकदम लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। द पोएट्स ओनली सेंग ऑफ द फ्लड्स, परंतु जो कवि है ना इस शहर के, वो कवि केवल बाढ़ के बारे में ही गीत गाते हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये जो कवि है ना वो सिर्फ बाढ़ के बारे में ही लिखते हैं। हर साल बारिश के दिनों में यहाँ बाढ़ आती है इस नदी में, तो वो सिर्फ बाढ़ के बारे में लिखते हैं। वो जब ये नदी सूख जाती है तो इसके बारे में नहीं लिखते कि इसकी क्या कंडीशन हो जाती है ना। वो ना ही किसी और चीज के बारे में लिखते हैं, वो सिर्फ बाढ़ के बारे में लिखते हैं। फ्लड उनका सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है, पोइट्स ओनली सेंग ऑफ द फ्लड्स, केवल फ्लड्स के बारे में लिखते हैं। सूखने के बाद में इसकी क्या कंडीशन होती है इस नदी की, उसके बारे में अपनी पोइट्री में वो मेंशन नहीं करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज देयर फॉर अ डे, अब पोइट खुद के बारे में बोल रहा है कि वह उस दिन वहां पर एक दिन के लिए था, उस नदी के वहां पे इस शहर में एक दिन के लिए था। व्हेन दे हैड द फ्लड्स, जब यहाँ पर बाढ़ आई थी। पीपल एवरीवेयर टॉक्ड, लोग हर जगह बातें कर रहे थे, ऑफ द इंचेस राइजिंग, कि एक एक इंच करके कैसे पानी चढ़े जा रहा है। ठीक है, ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉबल्ड स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर, और फिक्स नंबर, एक फिक्स आंकड़ा बता रहे हैं लोग कि कितनी सीढ़ियां चढ़ गया है। कॉबल्ड स्टेप्स यानी नदी के जो बगल में सीढ़ियां होती है ना किनारे पे, वो जिन पे अक्सर लोग नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं ना उनको। ठीक है, तो लोग अक्सर एकदम प्रिसाइज नंबर, एकदम फिक्स नंबर बताते हैं कि अब 10 सीढ़ी चढ़ गया, अब 12 सीढ़ी चढ़ गया पानी, अब 15 सीढ़ी चढ़ गया है। ऐसा कॉबल्ड स्टेप्स का फिक्स नंबर ऑफ मतलब स्टेप्स बता रहे हैं वो काउंट करके, इतने सीढ़ी पानी चढ़ चुका है। रन ओवर बाय द वाटर, कि कितना पानी चढ़ गया है। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस, जो पानी चढ़ रहा है कहां पर पहुंच रहा है वो, मतलब नहाने के स्थानों पर, बाथिंग प्लेस घाट पर, घाट पे कितने सीढ़ी पानी चढ़ गया है, लोग ऐसे फिक्स नंबर करके बताते, ये दर्शाने के लिए कि पानी अब कितनी लेवल पे आ गया है। एंड द वे इट कैरिड ऑफ 3 विलेजेस, विलेज हाउसेज, और किस तरीके से ये 3 गांव के घरों को बहा के ले गए। गांव के 3 घर थे वो बह के चले गए बाढ़ में। साथ में एक प्रेग्नेंट औरत भी बह के चली गई, 1 प्रेग्नेंट वुमन, एंड ए कपल ऑफ काउज, और 2 गाय भी बह के चली गई। कपल ऑफ काउज, का ये एलिट्रेशन है। ठीक है, नेम्ड गोपी एंड वृंदा, और 2 कावें थी, 2 गाय बह के चली गई। उनका नाम क्या था, एक का नाम गोपी और एक का नाम वृंदा, एज यूजुअल, जो कि अक्सर हुआ करता है। पोइट को नहीं पता क्या नाम है, उसने सीधे सिंपल अपने साथ बता दिया, एक गाय का नाम गोपी, एक का नाम वृंदा था, क्योंकि यही नाम रखा जाता है अक्सर गायों का। ठीक है, तो पोइट ने बताया कि लास्ट टाइम जब फ्लड आई थी तो मैं वहीं था, पानी एक एक इंच करके चढ़ रहा था, और लोग पानी का लेवल बताने के लिए सीढ़ियों को गिन रहे थे, इतनी सीढ़ियां चढ़ गया है पानी। ठीक है, मतलब घाट पर कितनी सीढ़ियां पानी चढ़ गया, वो फिक्स नंबर बता के वो आइडिया बता रहे थे कि कितना पानी चढ़ चुका है। साथ में उस बाढ़ में 3 घर बह गए गांव के, एक प्रेग्नेंट वुमन, एक गर्भवती महिला बह गई, साथ में 2 गाय बह गई जिनका नाम गोपी और वृंदा होगा। ठीक है, द पोइट्स स्टिल कोटेड द ओल्ड पोइट्स, परंतु फिर भी जो नए कवि हैं आजकल के, वो क्या परिस्थिति है कि कितने लोग बह गए क्या आ गए उसके बारे में नहीं लिखेंगे, या तो बाढ़ के बारे में लिख देंगे, है ना,
या पुराने पोइट्स के बारे में लिखेंगे। न्यू पोइट्स स्टिल कोटेड द ओल्ड पोइट्स, आज भी नए कवि पुराने कवियों के बारे में लिख रहे हैं, पुराने कवियों की स्टाइल में लिख रहे हैं। जो पुराने कवि लिखा करते थे उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं की स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। बट नो वन स्पोक इन द वर्ड्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, कोई भी किसी भी राइटर ने अपनी कविता इन वर्ड्स अपनी पोएम के अंदर उस प्रेग्नेंट वुमन जो बह गई उसके बारे में नहीं लिखा, ड्राउंड जो डूब गई उसके बारे में नहीं लिखा, ना ही लिखा विद परहैप्स ट्विन्स इन हर, क्या पता उसके पेट में दो जुड़वा बच्चे हो, क्या पता एक नहीं दो बच्चे हो, तो उनके बारे में भी नहीं लिखा। किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स, जो कि उस अपनी माँ के पेट पर लात मार रहे होंगे, ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले लात मार रहे होंगे, यानी जब वो महिला पानी में डूब रही होगी तो बच्चे भी मर रहे होंगे उसके साथ साथ में, और वो तड़प रहे होंगे अंदर, और वो महिला के पेट पे अपने लात मार रहे होंगे अंदर से। ही सैड, उसने कहा, द रिवर हैज वाटर इनफ टू बी पोएटिक अबाउट ओनली वंस ए ईयर, कि भाई जो ये नदी है ना इसमें पर्याप्त पानी होता है टू बी पोएटिक, कि ये आपको पोएटिक मतलब साल में एक बार आपको इंस्पिरेशन दे सके कविता लिखने के लिए, इतना पर्याप्त पानी इसमें होता है। एंड कि आप इसके ऊपर कविता लिखें, इससे क्या बाढ़ हुई, क्या नुकसान हुआ, उसके ऊपर कविताएं लिखें। बट और मतलब इसके बारे में लिखें कि भाई इट कैरीज अवे, कि ये पहले आधे घंटे में, इन द फर्स्ट हाफ आवर, कि पहले आधे घंटे में ये बहा के ले गई ये नदी 3 विलेज हाउसेस, 3 गांव के घरों को, अ कपल ऑफ काउज, 2 गायों को जिनका नाम गोपी और वृंदा था, और एक प्रेग्नेंट वुमन को जो कि हो सकता है जुड़वा बच्चों को एक्सपेक्ट कर रही है, यानी उसको उम्मीद हो कि मेरे जुड़वा बच्चा पैदा होंगे, विद नो मोल्स, जिनकी बॉडी पर एक तिल भी नहीं होगा, ऑन देयर बॉडीज, यानी एक भी तिल होने का मतलब क्या है, विद नो मोल्स, कि मतलब वो इतने आइडेंटिकल होंगे, इतने सिमिलर होंगे कि उनकी बॉडी पर एक तिल भी नहीं होगा, जिससे आप उनमें फर्क बता सको। ऐसे जुड़वा बच्चे उस औरत के पेट में होंगे, क्या पता वो जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रही हो और वो बह गई तो उसके साथ में वो बच्चे भी खत्म हो गए, विद डिफरेंट कलर डायपर्स टू टेल देम अपार्ट, वो ऐसे बच्चे थे जिनके बॉडी पे एक तिल भी नहीं होगा, मतलब उनके आप फर्क नहीं बता सकते उन बच्चों में। केवल उनमें फर्क कैसे पता चलता अगर वो पैदा हो जाते तो, कि डिफरेंट कलर डायपर्स, अलग अलग कलर के डायपर फहरा के ही हम उनमें अंतर बता सकते थे कि ये बच्चा है, ये वाला बच्चा ये। क्या बोलना चाह रहा है पोइट, क्या समझ में आया आप लोग की? पोइट बोलना चाह रहा है कि लोग आज भी जो मॉडर्न पोइट्स हैं, न्यू पोइट्स हैं, वो कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, आज के टाइम में क्या हो रहा है उस पर नहीं लिख रहे हैं। दे आर नॉट राइटिंग अबाउट द सिचुएशन गोइंग ऑन हियर, कि यहाँ बाढ़ आती है, क्या नुकसान हुआ, उसको उनको उस बात से इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। इस नदी में पर्याप्त पानी साल में एक बार तो होता है, जब इतना ज्यादा पानी रहता है कि आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सको, परंतु पीपल, द राइटर्स, न्यू पोइट्स आर नॉट टेकिंग इंस्पिरेशन आउट ऑफ दैट, उससे नहीं ले रहे हैं कोई भी इंस्पिरेशन। वो आज भी ओल्ड पोइट्स को कोट कर रहे हैं, आज भी पुराने कवियों के बारे में लिख रहे हैं, या उनकी राइटिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, जो वो लोग जिन सब्जेक्ट्स पे वो लिखा करते थे, जिन टॉपिक्स पे वो लिखा करते थे पुराने राइटर्स, ये नए वाले भी आज भी उन्हीं टॉपिक्स पे लिख रहे हैं। इनको क्या कुछ नया नहीं मिल पा रहा है क्या? तो एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं न्यू राइटर्स पे, जो पुराने राइटर्स को फॉलो करते हैं और अपनी खुद की कोई स्टाइल नहीं होती है उनकी लिखने की, अपनी खुद का कोई कंटेंट नहीं होता उनका लिखने का, उन राइटर्स पे अटैक कर रहे हैं एक तरह से इस पोएम के अंदर। बात समझ में आई आपको बच्चों? कि ये एक तरह से कटाक्ष की गई पोएम है न्यू राइटर्स पर, जो मॉडर्न राइटर्स जो खुद का कुछ अपना नई स्टाइल, अपनी स्टाइल या फिर अपना कंटेंट नहीं लिख रहे हैं, वो आज भी पुराने ओल्ड राइटर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल को अपना रहे हैं, उन्हीं के तरीके से लिख रहे हैं, कुछ खुद की कोई स्टाइल डेवलप नहीं करी उन्होंने, है ना? तो उस पर एक कटाक्ष है। तो समझ में आई गई होगी पोएम तो आपको, आई होप। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, ठीक है? मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।